चलिए, सो शैल वी गो हेड देन? ओके, तो एक बार पहले रिवाइज करते हैं, कल अपन ने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? सब्जेक्ट का नाम, हाँ, टैक्स लॉ एंड, तुम ध्यान, मेरा भी ध्यान तुम्हारी तरफ है खाली। टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, बराबर है। मेरा मॉड्यूल 17 दिसंबर को आ गया, अपलोड नहीं, वो अपडेटेड नहीं रहेगा दोस्त। मेरे को उसका फोटो भेजना, मैं चेक करके बताता हूँ। अभी कौन सा तुमको भेजा है मेरे को पता नहीं। काफ़ी बार इंस्टीट्यूट पुराना मॉड्यूल भेज देती क्योंकि उन्होंने प्रिंट करके रखा है। सो आई एम नॉट श्योर, तुम फोटो भेज दो, मैं देख के बताता हूँ। कवर पेज नहीं, अंदर का है ना, ठीक है। ओके, मैं मज़े में हूँ, ठीक है। सो कल अपन ने सबसे पहले देखा था सब्जेक्ट का नाम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, ठीक है। टैक्स का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। ये रेवेन्यू क्यों लगता है? वेलफेयर में क्या क्या आता है? एक्सप्रेस हाईवे, उस पर खड्डे, और हॉस्पिटल वगैरह वगैरह, ठीक है, सिंपल। ओके, लॉ का मतलब क्या होता है? यस, जिसमें रूल्स रेगुलेशन एक्ट होते हैं उसको बोलते हैं लॉ। एंड प्रैक्टिस का मतलब है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मतलब अपने को बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है। पेपर का पैटर्न दो पार्ट में डिवाइड किया है, डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज द वेटेज ऑफ डायरेक्ट टैक्स? 60 मार्क्स। जीएसटी, उसका लॉजिक मैंने कहा था कि ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों किया, किसको याद है? क्योंकि डायरेक्ट टैक्स सबके लिए एप्लीकेबल है। जीएसटी के लिए एक तो आपको बिजनेस करना है, प्लस उसमें टर्नओवर का क्राइटेरिया है, तब भी जीएसटी अप्लाई होगा। तो इसलिए उसका वेटेज उन्होंने क्या कर दिया है, कम करके 40 मार्क्स से रखा है। चलो ये भी क्लियर है। एग्जाम का पैटर्न मैंने आपको बता दिया है कि मोस्टली 15-15 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, 130 मार्क्स का पूरा पेपर आएगा। सो 30 मार्क आपके पास ऑप्शन के लिए है। तो पेपर एक आधा क्वेश्चन डिफिकल्ट आता भी है तो उसका इम्पैक्ट पूरे पेपर पे नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 100 का ही पेपर है, 130 में से 2 क्वेश्चन छोड़ भी दिए। हाँ, चैलेंज कहाँ पे आ सकता है? जहाँ पे पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, बस वहाँ पे आ सकता है, बट अदरवाइज यू है, मतलब आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं, ठीक है। इंडेक्स की नहीं दोस्त, अंदर के ना चैप्टर की फोटो भेज देना थोड़ा ही, है ना। मेरे को देखना पड़ेगा प्रोविजन, जहाँ पे टैक्स कैलकुलेशन है ना उसकी फोटो भेज देना, ठीक है। फिर मैं देख के बताता हूँ। इसमें लिखा है बेस्ड ऑन फाइनेंस एक्ट 23, तो ये पुराना मॉड्यूल है, उसको शोकेस में रख दो, अभी अपने काम का नहीं है, ठीक है। मैं जो नोट्स दूंगा वो अपडेटेड है, तुमको अभी नहीं देखना है वो। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्या पढ़ा था अपन ने? 2 तरह के टैक्स होते हैं, मतलब उसके 2 पार्ट्स है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स, बराबर है। इनडायरेक्ट टैक्स किस पे अप्लाई होता है? गुड्स एंड सर्विसेज में, एंड उसका नाम है जीएसटी एंड कस्टम। अभी अपने को उतना ही है, आगे और है बताऊंगा। एंड डायरेक्ट टैक्स इस पे लगता है इनकम टैक्स के ऊपर, और उसका फर्क क्या है? बर्डन कहाँ पे पास ऑन होता है? इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन पास ऑन। क्लास का कल एग्जाम्पल दिया था कि आपने जो एकेडमी को जीएसटी दिया है उन्होंने गवर्नमेंट को भर दिया है। तो एज ए एकेडमी हम क्या सोचते हैं, हमने जीएसटी भरा है पर हमने आपसे लेके भरा है, तो बर्डन क्या हो गया? पास ऑन। और आप खुद जीएसटी क्यों नहीं भर सकते? वो भी मैंने कहा था, नंबर वगैरह लेना पॉसिबल है कि हर एक के लिए, जहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। उसका कंप्लेंस करना पॉसिबल नहीं, इसलिए वो सामने वाले के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई तुम भरो। इनकम टैक्स तो अपना अपना भरना है, उसका बर्डन पास ऑन नहीं होगा। बस, और कुछ डिस्कस किया था क्या? हर्षिता परफेक्ट, निखिल परफेक्ट, यस। निखिल कैसे हो? ओके, चलिए तो फिर आगे बढ़ेंगे। और कुछ पढ़ा था, याद करो, कितने हुआ था? कंफर्म? चलिए आगे बढ़ते फिर। अभी थोड़ा अपन डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, देखते अभी क्या करना है। ओके, अभी आज से अपन थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट जानना स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स के। अच्छा, कल मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ की थी कि अपने को इस सब्जेक्ट में सेट होने में कितना समय लगेगा। जब तक मैं एक चैप्टर कंप्लीट नहीं करता हूँ थोड़ा हौच-पौच लगेगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो पेशेंस रखना है। एक चैप्टर का तो आपको परफेक्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो टाइम लगेगा। नाउ ये अपन ने मस्त में ऐसे पढ़ लेना एक बार, क्या लिखा है। टैक्स नोट्स कब मिलेंगे? ऋतुजा, नोट्स तो रेडी है, अगर तुम्हारा लाइव वर्चुअल एडमिशन है तो तुमको कुरियर हो जाएंगे, रिकॉर्डेड है तो तुमको ऐप में मिल जाएंगे, अगर सॉफ्ट कॉपी लिया तो मिल जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। हम तुम्हारे पास पहुंचा देंगे, डोंट वरी। बस तुम्हारा फॉर्मेट कौन सा है मेरे को बता देना। अच्छा, ये पढ़ ले अपने,
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन इसको इजी करके पढ़ेंगे। नाउ ये देखो अपन ने कल देखा था क्या? हाँ, सो लाइक दिस मैं आपको चार्ट्स देने वाला हूँ। जो ये अपन ने कल पढ़ा था क्या? क्या ये कि टैक्स कलेक्ट क्यों किया जाता है? तो आई थिंक वेरी सिंपल, अपन आगे बढ़ते, सबको पता है। नाउ ये भी अपन ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया, अभी आज थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स? तो पहले 3 पॉइंट अपन ने कल डिस्कस किए, एक बार आप प्लीज पढ़ लो। फर्स्ट 3 पॉइंट्स, पहला क्या है, मीनिंग क्या है उसका, ये इनकम पे लगता है और इसका बर्डन पास ऑन नहीं होगा, बराबर है, क्लियर है। अच्छा, फेस टू फेस है क्या? तो फिर कभी भी मिल जाएंगे ना, कल ले लेना, तुम कलेक्ट कर लेना, ये कल नोट्स आने वाले, कल सुबह मिल जाएंगे, डोंट वरी। ऑफिस में तुम बात कर लें, तुमको दे देंगे, नोट्स तो रेडी है, डोंट वरी। ओके, तो पहले 3 पॉइंट तो एकदम सिंपल है, ठीक है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करते हैं। अभी आपके हिसाब से कौन सा टैक्स कलेक्ट करना गवर्नमेंट के लिए आसान होगा और क्यों? डायरेक्ट टैक्स जीएसटी का बेसिक डिस्कशन हुआ है, अपन धीरे धीरे अभी एंट्री कर रहे हैं। आपके हिसाब से क्या होगा, विच इज द मोर इजी टू कलेक्ट फॉर गवर्नमेंट? इज इट डायरेक्ट टैक्स और इज इट इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स इज इजी टू कलेक्ट, करेक्ट है। क्यों? क्योंकि सामने लोग को पता ही नहीं चलता है कि उसने टैक्स पे कर दिया है। जैसे आज आप क्लास को आए, कितने लोगों ने आज वेफर्स खरीदे? वेफर्स खरीदे, कुछ तो खरीदा रहेगा। तुमने क्या खरीदा आज? चिप्स खरीदे, तो उसमें 10 रुपये 20 रुपये में जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूड है, तो उसको पता ही नहीं चला कि उसने जीएसटी दे दिया है। अगर दुकानदार अलग से मांगता है तो बोलेगी नहीं चाहिए मेरे को, तुम्हारे पास रखो। सो इट इज लाइक झापड़ बाय मिस्टर इंडिया, समझ में नहीं आता है। झापड़ तो लगता है बट किसने मारा समझ में नहीं आता है। इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स ईजी है बहुत कलेक्ट करना। आपने जहाँ जहाँ पे पैसा स्पेंड किया है उसमें जीएसटी क्या है, इंक्लूड है। आपने कॉफी पिया 15 रुपए का, उसमें भी जीएसटी इंक्लूड है, बट ओनली आपको ऑन पेपर दिखाया नहीं जाता है। बट इफ यू गो टू रेस्टोरेंट, उसमें अलग से दिखाया जाता है। अब ये कुछ लोगों का तरीका है, कुछ लोग अलग से दिखाते नहीं दिखाते, एनीवे छोटे वेंडर का अलग रहता है। बट इफ यू गो टू होटल्स, आपको जीएसटी का एलिमेंट अलग से दिखता है। मैं आपको बिल भी दिखाने वाला हूँ, जीएसटी का बिल कैसे बनता है, ठीक है। जीएसटी एवरी नीड टू पे। तो जीएसटी का कलेक्शन, जीएसटी के लिए कलेक्शन करना गवर्नमेंट के लिए आसान है क्योंकि वो आराम से कलेक्ट होता है। बट इनकम टैक्स कलेक्ट करना सबसे डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को कलेक्ट करना और हमको भरना नहीं है। दोनों के ऑब्जेक्टिव ऐसे है 180 डिग्री डायरेक्ट। क्योंकि कॉमन मैन को, क्योंकि वो मेरी जेब से जा रहा है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरे पास जो 100 रुपीज आया है उसमें से 30 रुपए जा रहा है ना, तो तकलीफ तो होगी। तो ये प्रॉब्लम, इसलिए इनकम टैक्स कलेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। एक छोटा सा एनालिसिस आपको बताऊंगा, आप घर पे जाके गूगल पे सर्च करना। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में कितने रिटर्न्स फाइल हो रहेंगे? पॉपुलेशन अपना 140 प्लस करोड़ है। ओनली बोलने का दर्द कम होता है फिर, है ना। सो अपना कितना पॉपुलेशन है? ओनली 140 प्लस करोड़। आपके हिसाब से कितने लोगों ने रिटर्न्स भरे रहेंगे इनकम टैक्स में ऑनलाइन? जस्ट गेस करो, कुछ भी गेस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ओपन फोरम में आपको मिस्टेक करने के लिए 25%, ओके, मतलब अराउंड 35-40 करोड़, 150 करोड़ पकड़ लिया तो 35-40 करोड़ उसके हिसाब से लोगों ने रिटर्न फाइल किए। यस, एनी गेस? अरे कुछ भी बोलो, उसमें क्या डरने की बात है? तुक्का मारना है, बीकॉम का एग्जाम। हाँ भी बोलो। 30%, ओके 30%, यस, लैक्स में होगा, ओके। सॉरी 5%, ओके। और कोई दोस्त? 10%, ओनली 5 करोड़ पीपल, मतलब 2%, 3%। खाली 5 करोड़ लोगों ने रिटर्न फाइल किया। आपको गूगल पे सर्च करना है। एक वो जो डेटा उन्होंने रिकॉर्ड दिखाया था, फाइनेंस मिनिस्टर ने, श्रीमती निर्मला से, उन्होंने दिखाया था कि ओनली 5 to 6 करोड़ लोगों ने रिटर्न फाइल किया। उसमें मजे की बात 80 to 100 करोड़ महिमा। फिर अपने पास हर एक के पास घर के बाहर प्राइवेट जेट होता। सैन फ्रांसिस्को में वैसा है, यूएस में, आपको पता है। तो वहाँ पे जैसे अपने घर के बाहर कार पार्किंग है, तो वहाँ पे लोगों के घर के बाहर प्राइवेट जेट का पार्किंग है। उसको सिलिकॉन वैली बोलते हैं, आपने सुना रहेगा। तो पीपल आर वेरी रिच ओवर देयर, तो उनके घर के बाहर कार पार्किंग नहीं है, यस, प्राइवेट जेट का पार्किंग है। एनीवेज, तो हिमांशु, अपन बाद में बात करते हैं, 1 मिनट। तुम नंबर भेज दो, मैं ऑफिस से कॉल अरेंज करता हूँ, मैं इस पर बात नहीं कर पाऊंगा, नंबर भेज दो। अच्छा, अभी उसमें नई बात सुनो। 5 करोड़ तो रिटर्न फाइल हुए हैं, उसमें से 3 या 2 करोड़ नील रिटर्न है। नील रिटर्न मतलब
नो टैक्स पेबल, मतलब आवर इनकम एग्जैक्टली 2.5 लाख ही है, 2.5 लाख तक टैक्स नहीं लगता है। मतलब बचे कितने, 2-2.5 करोड़ रिटर्न्स। तो आज गूगल पे पढ़ लेना, ये आपके लिए होमवर्क है कि हाउ मेनी रिटर्न्स फाइल्ड इन प्रीवियस ईयर 23-24। बस अभी नहीं करना है गूगल, घर पे जाके करना है, भले अपना वाईफाई अवेलेबल है बट स्टिल, है ना। तो आपको दिखेगा एनालिसिस क्या है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा हेडेक बन चुका है, क्योंकि आपको देना नहीं और हमको कलेक्ट करना है, एकदम ऑब्जेक्टिव उल्टे है। जीएसटी में पता ही नहीं चलता है, ठीक है। एनीवेज नाउ नेक्स्ट पॉइंट, आज का पहला पॉइंट है ये पे कब करना है सर। ये डायरेक्ट टैक्स जो अपन पढ़ने वाले हैं, पे कब करना है। तो अच्छा, डायरेक्ट टैक्स इनकम पे होता है। अच्छा, अकाउंट्स तो सबने किया, 11-12 कॉमर्स स्टूडेंट तो सभी है। एनीवन साइंस हो है प्लीज, ओके आप साइंस स्टूडेंट हो, ठीक है। बट मेरे सब्जेक्ट में देयर इज नो डेबिट क्रेडिट, सो यू डोंट वरी। अपने को आर्ट्स भी चलता है, इंजीनियरिंग भी चलता है, अपने को कोई टेंशन नहीं है। मेरे में कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है, वो अकाउंट्स में है। तो वहाँ पे अपन बात अलग से बात करेंगे, है ना। बट टेंशन मत लो, कॉमर्स स्टूडेंट के भी वांदे हैं। प्रूव करके दिखाओ क्या। अगर मैं इनको पूछता हूँ कि बताओ सस्पेंस कौन सा अकाउंट है, रियल या नॉमिनल, हर एक के आंसर अलग अलग आएंगे। बताओ जरा, तुम टेंशन मत, साथ में ही है, बस टेंशन मत लो, है ना। सब हम साथ साथ है यहाँ पे, कोई नहीं हम आपके है कौन, सब साथ साथ ही है। ओके एनीवेज, तो कितना है 6 to 7%, गुड। आफ्टर अच्छा, अब बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो उसमें P&L बनाते हैं कि नहीं। वो इनकम हर दिन बनता है, मंथली बनता है, वीकली बनता है या ईयरली बनता है। बैलेंस शीट कैसे बनता है, ईयरली, करेक्ट। तो इनकम टैक्स इज एनुअल लायबिलिटी। आप 31 मार्च पे अकाउंटेंट बैलेंस शीट बनाएगा, फिर उसके हिसाब से अपन टैक्स देंगे। तो सर अपना काम क्या फिर टैक्स में, खाली टैक्स पे करना नहीं है, वो जो इनकम अकाउंटेंट ने प्रिपेयर किया है ना, उसको इनकम टैक्स के हिसाब से रीड्राफ्ट करना पड़ता है। ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इसलिए अपने सब्जेक्ट में अभी आपको इतना टैक्स में काम नहीं करना है, बट मेरे को तो बाहर काम करना है। तो मेरे लिए अकाउंट्स स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अकाउंट्स अगर गलत हो गया तो मेरा आगे का वर्किंग भी क्या होगा। हाँ, तो स्टार्ट्स विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग में जो नेट प्रॉफिट आता है उसको हम रीड्राफ्ट करेंगे इनकम टैक्स में, एंड वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ इन चैप्टर कॉल्ड एज अ PGBP, बिजनेस इनकम कैसे निकालते हैं। बेस वही रहेगा बट कैलकुलेशन तरीके थोड़े अलग है, ठीक है। सो अच्छा, जीएसटी कब भरते हैं, इमीडिएटली। जैसे आज उसने चिप्स परचेज किए, उसमें जीएसटी उसने वेंडर को दे दिया, वेंडर नेक्स्ट मंथ गवर्नमेंट को देगा। तो जस्ट ध्यान में रखना है, जीएसटी हम हर मंथ देते हैं। तो साल में कितने बार जीएसटी पे होगा, 12 बार। और इनकम टैक्स ओनली 1, है ना, आफ्टर द इनकम इज अर्न्ड। तो ये पॉइंट था। नाउ लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ ध्यान से सुनना। आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वर्ड है प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव। जरा सोच के बताओ क्या है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर आपको बताना कि कॉन्सेप्ट क्या है। सब लोग ध्यान दो, ऑनलाइन आपको भी आंसर देना है। अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है, रुजुता, ठीक है। तुम पुणे से हो, ठीक है। तो अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। रुजुता एक शॉप में गई, ठीक है। उसने वेफर्स खरीदे या पार्ले जी का बिस्किट खरीदा 10 रुपए में, फैमिली पैक, क्वांटिटी बहुत आती है ना, 10 रुपए में इतना बड़ा आता है, ठीक है। तो उसने पार्ले जी बिस्किट खरीदा और उसके बाजू में खड़े थे श्री मुकेश भाई अंबानी, उन्होंने भी पार्ले जी बिस्किट खरीदा 10 रुपए का, ठीक है। तो दोनों लोगों ने 10-10 रुपए स्पेंड किए, ठीक है। अभी क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, इन दोनों में आपके हिसाब से हु इज मोर रिच, ऋतुजा या मुकेश अंबानी? आई डोंट नो, मुकेश अंबानी, एज्यूम करते हैं मुकेश अंबानी रिच होगा, करेक्ट है। अभी मेरा क्वेश्चन का आंसर दो। नॉमिनल अकाउंट है, अनिश ले ले, तो डिग्री सरेंडर कर दे मेरे भाई, सस्पेंस अकाउंट ही नहीं है, ओके। हाँ, सस्पेंस अकाउंट ही नहीं है, ना वो रियल है, ना वो पर्सनल है, ना वो नॉमिनल है, प्रूव कर दिया मैंने। तो सभी साइंस ही है, बोलने के लिए कॉमर्स है। तुम टेंशन भी रह कि मेरे को कुछ भारी तो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और अपने यहाँ पे डेबिट क्रेडिट है नहीं, देयर इज नो DR, देयर इज नो CR, ठीक है। हाँ, सो डोंट वरी अबाउट द दिस थिंग, ओके। तो नाउ बताइए, दोनों के ऊपर जो जीएसटी का बर्डन है वो सेम आया या अलग अलग आया है? शी पेड 10 रुपीज, मुकेश भाई अंबानी ऑल्सो पेड 10 रुपीज, सेम। इसको बोलते हैं रिग्रेसिव इन नेचर। अब इसका मतलब क्या, आप मेरे को बताएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देता हूं। आप सब लोग
जब एडमिशन लेंगे उस पर जो जीएसटी का अमाउंट होगा सबके लिए अलग होगा या एक ही होगा? सेम ही होगा। एक मतलब सेम ही होगा, बट आपका फाइनेंशियल कंडीशन सबका सेम होगा क्या? नहीं, अलग भी हो सकता है। होगा ऑब्वियसली, हर एक का फाइनेंशियल सेम कैसे होगा? हर एक पेरेंट का इनकम सेम हो सकता है क्या? एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, कम ज़्यादा होने वाला है, लॉजिकल चीज़ है। तो इसको बोलते हैं रिग्रेसिव इन नेचर। अभी आप बताओ इसका मतलब क्या है? शैलेजा, वेरी गुड आंसर। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया ना, कैन यू गेस व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिग्रेसिव इन नेचर? यस, तुमने सबसे पहले हाथ ऊपर किया है। नहीं, मैं ऐसे एज्यूम करता हूँ क्लास में डीम टू हैव बीन रेस्ट, है ना, तो मैं ऐसे एज्यूम करता हूँ कि आपने हाथ ऊपर कर दिया है। अरे झूठ, मैं तो ऑफर दे रहा हूँ कि ट्राई करो ना। तुम बोलो। एक्सलेंट आंसर। तुम्हारा नाम क्या है? प्रगति। तुम 1 करोड़ रुपए जीत चुकी हो। तो ऋतुजा, जो तुमको ने 1 करोड़ दिया उसको दे देना बाद में, ठीक है? जीपे नंबर शेयर कर देना, शी विल ट्रांसफर तो एकदम उसने सही कहा है प्रगति ने कि जीएसटी जब लगता है तो आपका इनकम कितना है वो चेक नहीं होता है, आपके कंजम्पशन पैटर्न के ऊपर डिपेंड है। तो अगर आपने वेफर्स परचेज किए तो जितना जीएसटी वो लगने वाला है, तो इसको बोलते हैं रिग्रेसिव नेचर, है ना। बहुत गलत बात है, बट कोई चॉइस नहीं गवर्नमेंट के पास। अगर ये नहीं होता ना तो प्रॉब्लम क्या होता, हर एक आदमी जब जाता ना खरीदने वेपर्स, बोलता तुम्हारे डैड का आइटर दिखाओ, अच्छा इतना इनकम है क्या? 2% जीएसटी। सबको आइटर लेके गले में लटका के घूमने पड़ते पेरेंट्स के, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये जीएसटी का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, इट इज रिग्रेसिव इन नेचर। नाउ लेट कम्स टू इनकम टैक्स। रिग्रेसिव बिकॉज अमाउंट चार्ज इज सेम। अनिश करेक्ट है, हिमांशु करेक्ट है, रिया सोनी भी ठीक है। ओके, वेरी गुड आंसर ऑनलाइन। यस, नाउ प्रोग्रेसिव का मतलब क्या? आई कंटिन्यू द सेम एग्जाम्पल। अभी इमेजिन द सिचुएशन, दोनों इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, है ना। रुजुता भी फाइल कर रही है और मुकेश भाई अंबानी भी रिटर्न फाइल कर रहे हैं। दोनों का इनकम टैक्स सेम होगा या अलग अलग होगा? करेक्ट। अभी आप में से सबके पेरेंट्स कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, आई डोंट नो क्या कर रहे हैं। सब लोग इनकम टैक्स सेम भर रहे हैं या अलग अलग भर रहे हैं? अलग। मतलब क्या? उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव इन नेचर। तो इनकम टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव नेचर, मतलब जितना आपका इनकम बढ़ेगा गवर्नमेंट आपके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाएगी। तो एज यू अर्न मोर यू विल हैव टू पे मोर टैक्सेस। तो इंडिया में एट प्रेजेंट हाईएस्ट टैक्स रेट है 30%। अपन डिस्कस करेंगे आने वाले में, जैसे आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो 2.5 लाख तक इनकम आपका एग्जेम्प्ट है, एंड हाईएस्ट 10 लाख के ऊपर जितने भी लोग पैसा कमा रहे, स्ट्रेट अवे 30% टैक्स आपको देना है। कितना? स्ट्रेट अवे 30%। तो सलमान खान ने अगर 100 करोड़ रुपए चार्ज किया एक मूवी के लिए, उसका 30% 30 करोड़, प्लस उस पर सरचार्ज लगता है, सेस लगता है, तो लगभग 42% टैक्स अपन देते हैं इंडिया में, हाईएस्ट रेट 42 वो लेके जाते हैं, 18% जीएसटी लेके जाते हैं। बाकी कितना बचता है आप घर पे जाके हिसाब निकालो, उसमें से टोल, वाटर टैक्स, आरटीओ, म्यूनसिपैलिटी टैक्स और बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते हैं। तो वो अपन हिसाब मैं आपको बताऊंगा कि अपन इंडिया में कितने टैक्सेस दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा टैक्सेस है। ओके, तो ये है विच नेचर? प्रोग्रेसिव इन नेचर। तो ये एग्जाम में 2 मार्क के लिए कभी कभी थ्योरी क्वेश्चन आता है, राइट अ डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट। उसको अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन इतना सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। बताइए आप आराम से लिख सकते हैं कि नहीं? अभी मैंने बोला तो आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? आराम से लिख सकते हैं। तो ये घर पे लिखना है, नहीं ये सिंपल चीज़ है ना। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स? अच्छा, अपने सब्जेक्ट में ना इंपॉर्टेंट क्या बताता हूँ, आप जब तक मेरे साथ बात करेंगे आपके लिए सब्जेक्ट आसान होगा। तो पढ़ते समय आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो आपको इमीडिएट मेरे को बोलना है। आपने ऐसे बोला कि सर कुछ भी नहीं समझा, दैट इज ऑल्सो ओके, है ना। आप, मेरा ऑफिस नीचे आपको पता है सबको। सो मैंने 3 to 4 टाइम स्टूडेंट के लिए रखा है। जब से बैच आपका खत्म होता है ना, उसके बाद मैं 1 आवर फ्री, तो मेरे पास सभी स्टूडेंट्स आते हैं डाउट लेके। तो आपको कुछ भी डाउट है तो इमीडिएटली ऑफिस में आना है। बस पहले आप क्लास में बात कर लो, बट अगर आप डाउट ही नहीं पूछेंगे, आप ऐसे बैठे रहेंगे लाइक ए स्टेच्यू, तो मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। आई कैन नॉट रीड योर फेसेस। और मैं सबको क्वेश्चन नहीं पूछ सकता ना हर एक क्लास में। फिर 2 साल का बैच चलेगा, आपको चलेगा क्या 2 साल? तो फिर अपन आराम से करेंगे। तो आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, खाली आके बैठना नहीं, इंटरेक्ट करना है। गलत आंसर दिए तो भी चलेगा, बट प्लीज स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चन, क्योंकि मेरे को पता है आपको नहीं आता, इसलिए तो मैं यहाँ पे और आप वहाँ पे हैं। तो आपको आंसर देना ही है, ताकि वो आदत होती है आंसर देने की। फिर अपन सोचने स्टार्ट कर दे फिर, ठीक है।
सो प्लीज इंटरेक्ट करते रहो। कुछ भी डाउट है टैक्स में तो इमीडिएटली मेरे को पूछना है, दोस्त को पूछ के फायदा नहीं है, वो भी कंफ्यूज है, तो इससे अच्छा मेरे को पूछो, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते थोड़ा भी। अभी इसमें ही कंटिन्यू करेंगे अपन। देखो ध्यान से, इनडायरेक्ट टैक्स कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। एक एग्जाम्पल है, एक अपन ने एग्जाम्पल लिया, ये कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लेट्स से टाटा मोटर्स। ऑनलाइन सबको ध्यान है ना सबका, जरा एक बार यस टाइप करके भेज देना। तो ये कंपनी है जो कार मैन्युफैक्चर कर रही है, ये कार मैन्युफैक्चर करके डीलर को बेचेगी, बराबर है। एंड डीलर किसको बेचेगा? कस्टमर। कस्टमर कौन है? अपना जेठालाल, ठीक है, यस। तो ये साइकिल तो सबको समझाना। कैन यू गो टू डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड बाय द कार? जैसे टाटा का प्लांट पुणे में है, हुंडई का भी है चाकंद में, मर्सिडीज का भी है। आप वहां पे जाके बोल सकते हो क्या, आए तो दे दो ना, अभी पैसा तो ले लो, एक गाड़ी इधर से दे दो, पॉसिबल है क्या? जैसे सैमसंग मोबाइल आपको खरीदना है, उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में है, वहां पे जाके खरीद सकते हैं क्या? तो आपको डीलर के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले देखो जीएसटी किस पे लगता है? गुड्स एंड सर्विस, तो ये गुड्स है। अच्छा हम जो पढ़ने जा रहे हैं, मतलब मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, ये गुड्स या सर्विस है? सर्विस है ना। तो गुड्स हो या सर्विस या दोनों हो, सब पे लगता है जीएसटी। मतलब काफी केसेस में दोनों भी होता है। एग्जाम्पल देता हूँ, अपन ने कार सर्विसिंग किया या आपका टू व्हीलर सर्विसिंग किया, इसमें अपन एक आधा पार्ट रिप्लेस करते हैं, वो क्या है? गुड्स। और वो बिठाने के वो चार्जेस लेते हैं। हाँ, तो तीनों पॉसिबिलिटीज है, मतलब ओनली गुड्स भी हो सकता है, ओनली सर्विस। बहुत बहुत कहाँ पे होगा? जहाँ पे रिपेयरिंग होता है। ये एसी रिपेयर हुआ, उसने कहा सर एक पार्ट बदलना पड़ेगा 1000 रुपये का, और मेरे बिठाने के चार्जेस 300 रुपये होंगे। तो ये गुड्स एंड सर्विस का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो अभी आपने कभी देखा नहीं है, नेक्स्ट टाइम आप अगर शोरूम जाते हैं टू व्हीलर फोर व्हीलर सर्विसिंग के लिए, वहाँ से जो बिल मिलता है वो आपको नेक्स्ट टाइम देखना है। उसमें आपको दो अलग अलग कॉलम दिखेंगे, एक कॉलम मटेरियल का होता है, एक कॉलम लेबर का होता है, सर्विस का, क्योंकि दोनों के रेट्स अलग अलग है, ये उसका लॉजिक है। आप बोलेंगे सर जीएसटी तो लगने वाला है ना, तो अलग अलग क्यों? क्योंकि मटेरियल का रेट अलग होता है, लेबर का, इसलिए तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोला है, क्योंकि गुड्स का रेट अलग हो सकता है, सर्विस का रेट अलग हो सकता है। तो बिल को स्प्लिट करके दिया जाता है, प्लीज चेक करना। मैं आपको बिल दिखाने वाला हूँ, पर अभी हम बहुत बेसिक लेवल पे हैं, है ना। मैं आपको इनकम टैक्स का वेबसाइट दिखाने वाला हूँ, जीएसटी का वेबसाइट दिखाऊंगा, कहाँ से रिटर्न्स फाइल होते हैं। बट अभी अपन ने कुछ भी नहीं डिस्कस किया है, तो डायरेक्टली मैं आपको वहाँ पे कैसे लेके जाऊँगा, है ना। तो धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे। चलो, तो ये मैन्युफैक्चर जब गाड़ी सेल करेगा डीलर को, मैंने एज्यूम किया है कि 2 लाख रुपए डीलर से अपन ने जीएसटी कलेक्ट किया और गवर्नमेंट को दे दिया, इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। कंपनी क्या करेगी? डीलर से 2 लाख रुपया कलेक्ट करके किसको दे देगी? गवर्नमेंट को। 2 लाख जीएसटी एज्यूम करो। अच्छा, डीलर क्या करेगा? डीलर जब गाड़ी जेठालाल को बेचेगा, वो भी जीएसटी कलेक्ट करेगा। बर्डन पास ऑन, तो ये बर्डन पास ऑन करेगा और 2.5 लाख का जीएसटी लगाएगा। कितना लगाएगा? जीवन बताता हूं, एक मिनट दो। यस राज, हर एक सर्विस पे अलग अलग रेट है। जीएसटी के 4 रेट्स है, 5, 12, 18 एंड 28। तो इंडिया में जो सर्विसेज है 90% सर्विस पे 18% है, कुछ सर्विस पे 5 है, 12 है। तो अलग अलग रेट्स है, अपन देखेंगे जीएसटी में। अभी आप उसमें मत फंसना, क्योंकि मेरा फोकस अभी डायरेक्ट टैक्स पे है। जब जीएसटी स्टार्ट होगा मैं डिटेल में वापस आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अभी इसमें आपका पहला क्वेश्चन होगा कि सर ये 2 लाख का जीएसटी 2.5 लाख कैसे हो गया? है क्या आपको क्वेश्चन? कितने लोगों को क्वेश्चन है, सर 2.5 लाख कैसे हो गया? वेरी गुड, ध्यान से सुनना। सी, डीलर जब आगे बेचेगा वो प्रॉफिट ऐड करेगा या कॉस्ट टू कॉस्ट बेचेगा? प्रॉफिट ऐड करेगा, तो सेलिंग प्राइस, तो जीएसटी भी क्या होगा? तो ये जीएसटी क्यों बढ़ा है? क्योंकि उसने मार्जिन ऐड किया है। कंपनी ने उसको गाड़ी 10 लाख में बेच रहेगी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो आगे 12 लाख में बेचेगा, तो जैसे सेलिंग प्राइस बढ़ेगा जीएसटी उसके ऊपर अप्लाई होगा। अरे हाँ या ना? हाँ, तो जीएसटी का अमाउंट क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। तो ये 2.5 लाख किसको मिला? डीलर को मिला। अभी माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, सोच के आंसर देना है। डीलर गवर्नमेंट को जीएसटी, डीलर कितना जीएसटी गवर्नमेंट को भरेगा? बोलो। एक्सेलेंट आंसर, 50,000 भरेगा। क्यों 50? सुनो, फाइनल, एक मिनट, फाइनल बर्डन किस पे आता है? व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? बर्डन किस पे आएगा? जेठालाल। कोई प्रॉब्लम? यस एकेडमी में आप हो। टोटल आपसे जीएसटी कितना कलेक्ट किया? 2.5 लाख कलेक्ट किया है,
तो फाइनल कंज्यूमर ने कितना जीएसटी दिया है, फाइनल कंज्यूमर की बात कर रहा हूं, एंड यूजर, तो गवर्नमेंट को कितना मिलना चाहिए, 2.5 लाख, उससे ज़्यादा कैसे मिल सकता है, ठीक है, उसमें से 2 लाख किसने दिया है, मैन्युफैक्चरर ने दिया है, तो डीलर क्या बोलेगा कि सर मैंने 2.5 लाख कलेक्ट किया है, उसमें से 2 लाख तो मैंने मैन्युफैक्चर दिया ना, उसने आपको ऑलरेडी दिया है, तो मेरे पास कितना बचा आपका रेवेन्यू, 50,000, तो ये 50,000 किसको देगा, गवर्नमेंट को देगा, समझा आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए कि सर अगर 50,000 ही रिकवर करना है, मतलब पे करना है, तो ये 50 क्यों कलेक्ट कर रहा है, 2.5 लाख क्यों कलेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसको बर्डन 2 लाख का क्या करना है, पास ऑन करना है, विल बेयर द कॉस्ट अल्टीमेट एंड यूजर। तो ये 2 लाख चार्ज करने का लॉजिक क्या बताओ, 2 लाख क्यों चार्ज कर रहा है वो, उसको बर्डन क्या करना है, पास ऑन करना है, तो ये इसलिए वो कॉस्ट ऐसे जा रहा है, और ये कैलकुलेशन अपन जीएसटी में करने वाले, तो अभी नहीं समझा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, आपको बर्डन क्या करना है, पास ऑन। तो अमाउंट क्यों बढ़ा आपको समझ में आ गया, क्यों बढ़ा अमाउंट बताओ सब लोग, डीलर ने प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, ये एक नई चीज़ है। सेकंड, ये 50,000 क्यों देगा, सबको समझा, क्यों 50 देगा, क्योंकि हाँ 2.5 में से 2 में ऑलरेडी दिया है, आप लॉजिक लगाओ, अगर मैं वापस 2.5 देता हूँ तो गवर्नमेंट को 4.5 लाख रुपए मिले, कस्टमर ने 2.5 लाख दिया और हमने जीएसटी 4.5 लाख दिया, आप बताओ मैथमेटिकली पॉसिबल है क्या, कोई भी बिजनेसमैन इतना बेवकूफ़ रहता है क्या, नहीं, तो ये अपन करेंगे जीएसटी में, डोंट वरी, ठीक है। सो अल्टीमेटली रेवेन्यू किसको मिला है, अल्टीमेटली रेवेन्यू किसको मिला है, करेक्ट, ओके। तो अभी एक क्वेश्चन है, मैं पहले डिस्कस करता हूं, जीवन का क्वेश्चन है, सर रिग्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव एक बार वापस बताओ, ठीक है। मार्जिन का मतलब है प्रॉफिट, मार्जिन का मतलब है प्रॉफिट, उसको बोलते हैं मार्जिन, ओके। नाउ जीवन ध्यान से सुनना, प्रोग्रेसिव का मतलब है जैसे तुम्हारा इनकम बढ़ेगा टैक्स लायबिलिटी विल इंक्रीज, इनकम टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव नेचर। अब ये क्यों क्या वो भी बताता हूं, पहले डिफरेंस समझ लो। तो दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोग्रेसिव, ठीक है। तो जीवन तुम्हारे फैमिली में जितने भी लोग हैं, जैसे एक बार चेक करना, वट एवर इनकम दे आर अर्निंग, वो इनकम भी अलग रहेगा और उसका टैक्स का अमाउंट भी क्या रहेगा, अलग रहेगा। तो जैसे इनकम वेरी होगा तुम्हारा इनकम टैक्स लायबिलिटी चेंज होगा, ये है प्रोग्रेसिव। रिग्रेसिव का मतलब बिस्किट का एग्जाम्पल, तुम जिस एरिया में रहते हो, जहां पे रहते हो, वहां पे किसी ने भी वो पार्ले जी बिस्किट खरीदा तो सबके ऊपर का जीएसटी अमाउंट क्या होगा, सेम होगा, उसको बोलते हैं रिग्रेसिव। सो व्हाट इज रिग्रेसिव, जीएसटी का अमाउंट आपकी इनकम पे डिपेंड नहीं है, खरीदारी करने वाला कोई भी हो, एकदम गरीब आदमी भी हो या रिच पर्सन भी हो, दोनों के ऊपर टैक्स का अमाउंट क्या होगा, सेम होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ रिग्रेसिव इन नेचर। तो ये पहला क्वेश्चन था जीवन का, जीवन समझाने के मेरे को बताओ। सेकंड क्वेश्चन शांभवी का है, मार्जिन का मतलब प्रॉफिट, यस मार्जिन का मतलब प्रॉफिट है। तीसरा ललित का क्वेश्चन है, अच्छा मैन्युफैक्चर, ठीक है। हर्षिता तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया नहीं, मेरे को बताओ। यक्ष प्लीज आने से मैसेज बंद भेजो, टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं उसकी। यक्ष वो अपने लिए नहीं है, AY 24-25 ये पुराना है, ओके। तुम घाई मत करो, मैं भी बोल रहा हूँ कि मेरे को 1 वीक का समय दो, मैं तुमको सब समझा, तुम घाई मत करो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप उस पर ध्यान दो, उसमें कोई डाउट से तो पूछो, बुक कब आएगा उस पर डिस्कशन मत करो। हाँ 50 वाला एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। हर्षिता का क्वेश्चन है कि 50 कैसे आया, 2.5 माइनस 2 लाख, और हर्षिता नहीं समझा तो एक्सेलेंट, टेंशन मत लो, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो एक्सेलेंट। ये बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसका अपन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करने वाले हैं। सो बस अभी तुम इतना ध्यान में रखो कि अल्टीमेटली बर्डन जेठालाल पे पास ऑन हुआ है, टोटल जीएसटी 2.5 लाख कलेक्ट हुआ है, जिसमें से 2 लाख मैन्युफैक्चर ने गवर्नमेंट को दिया है और 50,000 किसने दिया है, हु इज द सेकंड पर्सन, डीलर ने गवर्नमेंट को दिया। बस दिस सिस्टम यू नीड टू अंडरस्टैंड, कैलकुलेशन में ध्यान मत दो। यस जीवन यू आर राइट, ओके। नाउ अभी आगे बढ़ते हैं। अभी एक मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था एक बैच में, ध्यान से सुनना, मैं इसलिए बाद में उसका एग्जाम्पल बना दिया। उसका कहना है कि सर हम डबल टैक्स दे रहे हैं, मतलब हम इनकम टैक्स भी दे रहे हैं और हम जीएसटी भी दे रहे हैं। तो अब ये क्वेश्चन मैं आपको पूछने वाला हूं
कि सर ये ऐसा है क्या। देखो क्या मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, आप बस बताओ आपको क्या लगता है, डिस्कशन में करूँगा। ये एग्जाम्पल देखो, ए ने बी को सेल किया है, एक प्रोडक्ट है जिसका रेट 1000 रुपया है। यस मोनिका यू आर राइट, जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा उसका जीएसटी भी बढ़ेगा, करेक्ट है। अच्छा ये एग्जाम्पल ध्यान दो, ए ने बी को प्रोडक्ट कितने का बेचा है 1000 रुपीज, जीएसटी कितना है 180 रुपीज, टोटल हो गया 1180। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अभी ये अपन ने ए का P&L अकाउंट बनाया, किसका बनाया है, ए जो सेलर है। अच्छा ए का सेलिंग प्राइस कितना है 1000 रुपया है प्लस जीएसटी, बट जीएसटी मेरा रेवेन्यू नहीं, तो मैं मेरे P&L में दिखाऊंगा क्योंकि वो मेरे को किसको पे करना है, गवर्नमेंट को। तो ये चीज़ शायद आपको पता नहीं रहेगी, मैं फर्स्ट टाइम आपको बता रहा हूँ कि जब भी अपन सेल परचेस लिखते हैं उसमें टैक्स ऐड नहीं होता है, कुछ केसेस में होता है कुछ केसेस में नहीं। जब अपन जाएंगे आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा रेवेन्यू क्या बताऊं नहीं, उस पर मैं टैक्स कैसे भरूंगा। तो आपसे जो जीएसटी हम कलेक्ट करते हैं वो हमारे सेल्स में ऐड नहीं होता है, तो सेल्स इज ऑलवेज विदाउट टैक्सेस। आप में से जिन लोगों के पेरेंट बिजनेसमैन है, कितने लोग हैं, आज उनको पूछ लेना कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें जो आप सेल्स दिखाते हैं उसमें जीएसटी रहता है क्या, बोलेंगे नहीं रहता है, क्योंकि वो देना किसको है, गवर्नमेंट, उसका आप टैक्स देंगे क्या, नहीं, जिसका इनकम है वो दे, अपन कैसे देंगे, ठीक है। वो प्रोडक्ट बनाने के लिए खर्चा है 720 रुपए का, तो बताइए प्रॉफिट कितना बचा अभी 280 रुपया, यहां तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। 180 क्लियर है, क्यों नहीं लिया, ओके। अभी मेरे को बताओ ऊपर का जो 180 अमाउंट लगा है वो कौन से अमाउंट पे लगा है, 1000 पे लगा है, एग्रीड, 1000 पे, वेरी गुड। अभी ये जो प्रॉफिट होगा इसमें मेरे को इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा, 280 रुपये पे इनकम टैक्स देना पड़ेगा ना, क्या नहीं देना पड़ेगा, अरे इनकम टैक्स देना पड़ेगा ना। हाँ, तो यहाँ पे डाउट ये है कि सर हम 1000 रुपये पे जीएसटी भर रहे हैं 180, उसी में से 280 पे हम इनकम टैक्स भी भर रहे हैं। तो स्टूडेंट का क्वेश्चन था सर ये 280 डबल टैक्स हो रहा है, 2 बार टैक्स हो रहा है, ये उसका कहना था, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। डिड यू अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, कौन से अमाउंट पे डबल टैक्स लग रहा है, ऐसा उसका सवाल था। कौन सा अमाउंट 280, कैसे 1000 में 180 जीएसटी भी है एंड 1000 में से ही खर्चा माइनस करने के बाद 280 का प्रॉफिट है जिसमें हम इनकम टैक्स भरने वाले हैं, जिसमें हम क्या भरने वाले हैं, तो 280 इज गेटिंग ट्वाइस टैक्स, ऐसा उसका कहना था। डू यू एग्री और नॉट, ये उसका क्वेश्चन था। वो जो बोल रहा है आपको समझ में आ रहा है, हाँ अभी अपन डिस्कस करेंगे, पर पहले समझाओ क्या बोलना चाहता है, हाँ लगता है ना आपको। तो ये थ्योरेटिकली आप जो बोल रहे हो वो सही है, बट मेरे को बताओ डबल टैक्स कब बोलेंगे, ये जो 180 रुपीज़ है ये ए ने जेब से दिया है या बी से कलेक्ट करके दिया है, हाँ तो डबल टैक्स वैसे नहीं बोलते हैं, क्योंकि 280 पे दो अलग अलग लोगों ने टैक्स दिया है। आई एग्री विथ यू, 280 का इनकम टैक्स ए ने दिया है लेकिन उस पर जीएसटी ए ने दिया है, बट किससे कलेक्ट किया है, बी से कलेक्ट किया। तो ऐसा सोचने का नहीं, क्योंकि क्वेश्चन काफी लोगों के मन में होगा, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना अभी, स्पेशली फॉर सैलरीड पीपल। काफी स्टूडेंट बोलते कि सर माय डैड इज गेटिंग XYZ अमाउंट ऑफ सैलरी। चलो अपन आपका एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से आपका स्टार्टिंग सैलरी 10 लाख रुपीज है, आपने उस पर 2 लाख रुपए इनकम टैक्स भर दिया। अभी कैलकुलेशन छोड़ दो, एक एग्जाम्पल है, वो तो अपने को करना ही है, जैसे बेसिक होता है। कितना बचा आपके पास, उस 8 लाख में से आपने मोबाइल खरीदा जिसपे जीएसटी है, जिसपे क्या है, हाँ अब भी देखो यहाँ पे अब बोलेंगे ना डबल टैक्स हो रहा है, बट डबल टैक्स मतलब दो लॉ ही अलग अलग है, बोलते हम ऐसा नहीं मानेंगे। डबल टैक्स मतलब अंडर वन लॉ डबल टैक्स हो रहा है क्या, नहीं, दो अलग अलग लॉ में हो रहे हैं तो उसको डबल टैक्स वो नहीं गिनते, बट टेक्निकली हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। बट आपके एग्जाम्पल में आप समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। आप में से जिन लोगों के पेरेंट जॉब करते हैं वो जो फीस भरेंगे उस पर जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा, एंड मिलते समय इनकम टैक्स भी दिया, मतलब 10 लाख में से 2 लाख इनकम टैक्स गया, बचा कितना आपके पास 8 लाख। 8 लाख में से अपन ने 5,500 का फोन लिया प्लस जीएसटी 12%, तो जीएसटी भी लग रहा है। तो जो एंड यूजर है उसका तो मरण है, एज अ बिजनेसमैन आप ऐसा नहीं सोच सकते, बट कुछ लोगों के लिए यस। बट डबल टैक्स क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों लॉ ही अलग अलग है, ये डायरेक्ट टैक्स है और ये कौन सा है, हाँ। तो डबल टैक्स का मतलब क्या, अंडर सेम लॉ इनकम 2 बार टैक्स होना चाहिए, तो उसको डबल टैक्स से बोल, डिफरेंट लॉ में डबल टैक्सेशन नहीं बोलना है, बस इतने आपको समझना, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए था।
इसमें एग्जाम में कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपको पता होना चाहिए कि एक ही इनकम पे दोनों लगता है, ठीक है, करेक्ट। चलिए ठीक है, तो ये जस्ट डिस्कशन था, आपको उसको याद नहीं रखना है। नाउ हाँ, अभी अपन आते हैं मेन चीज पे। आज से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड, ठीक है। तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड कितने लोगों ने सुना है? सभी लोगों ने सुना है, गुड। तो आप कुछ बता सकते हैं जो भी आपको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन का रूल क्या है? ऑनलाइन आप टाइप करके भेज सकते हैं, बोलो। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ, ओके, हाँ ठीक है, वेरी गुड। और कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है, मतलब क्या है? इट्स कैन वी से इट्स अ सोर्स ऑफ एवरी लॉ इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स ऑफ एवरी लॉ इन इंडिया, मतलब जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं जाएगा कोई भी लॉ नहीं बनेगा। तो अपन सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना भी जरूरी है, ये लॉ बना कैसे है, ये एक्ट क्या है, बेसिक जानकारी होना जरूरी है, फिर अपन सब्जेक्ट में एंट्री करेंगे, ठीक है, ओके। अच्छा, ये आर्टिकल्स आपने कभी देखे पढ़े हैं या फर्स्ट टाइम है ऑनलाइन? क्या देखे आर्टिकल आपको, मतलब कभी पढ़े हैं आपने? आई डोंट नो, मैं आपको पूछ रहा हूँ, पढ़े हैं, वेरी गुड, ठीक है। नहीं पढ़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्टिकल 265 क्या लिखा है, पढ़ो। नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ललित ने सही कहा है, ओके, हाँ। लेवी का मतलब है क्रिएशन ऑफ चार्ज। जहां जहां पे वर्ड लेवी आता है उसका मतलब है क्या है? क्रिएशन ऑफ चार्ज, मतलब ऐसा क्या इवेंट होगा तो टैक्स लगेगा। ओके, सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ लेवी? क्रिएशन ऑफ चार्ज, कौन से इवेंट पे टैक्स लगेगा, ठीक है। एनीवेज, अभी आर्टिकल 265 क्या बोलना चाहता है कि इंडिया में जो भी टैक्स है वो लगाने का पावर किसको दिया है? अथॉरिटी ऑफ लॉ को दिया। मतलब आप और मैं टैक्स कलेक्ट, हाँ, अपन कलेक्ट करेंगे भी तो जाएगा किसको? गवर्नमेंट को। इसका एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूँ। काफी मूवीज में आपने देखा रहेगा, अभी आज अपन रिकॉल करते हैं। आपने अक्षय कुमार का एक मूवी देखा है क्या, रावड़ी राठौड़? देखा है, ओके। देखो, आपको अगर वो सीन याद आता है, कि मैं कोशिश करता हूँ बताने की, जब वो इंटर के बाद सेकंड वाला अक्षय कुमार आता है, वो विलन को मिलने जाता है, बराबर याद है आपको? कितने लोगों को याद है? काफी लोगों को याद है, वेरी गुड। तो उस समय वो विलन जो है ना, वो लोगों से देखो 10-20 रुपया कलेक्ट करते रहता है, वो अलाउड नहीं। ये आर्टिकल 265 बोलना चाहता है, लॉ कलेक्ट करने का अधिकार किसके पास है? हाँ, वो जो हफ्ता वसूली करते हैं वो इलीगल है। क्या है वो? इलीगल है, क्योंकि वो गवर्नमेंट को जाता है या किसी XYZ को जाता है। हाँ, आपने अभी मूवीज में देखा रहेगा, इमेजिन करो, वो वर्कर फैक्ट्री से बाहर आते हैं और गुंडे लोग उससे रोज का 10 रुपये 20 रुपये कलेक्ट करते हैं, वो कलेक्ट करना अलाउड नहीं है। ये थ्योरी हो गया, प्रैक्टिकल इज डिफरेंट, बस ये है आर्टिकल 265, ठीक है। नाउ व्हाट इज आर्टिकल 245? अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बनाता है या कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है पार्लियामेंट टू मेक लॉ? ये तो आपने पढ़ा रहेगा, वो आर्टिकल है 245, इट गिव्स पावर टू पार्लियामेंट टू मेक लॉ। पार्लियामेंट कैसे काम करता है वो भी अपन देखेंगे बेसिक में। लास्ट आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 246। अच्छा, अभी इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो कौन से लेवल पे है? वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। इंडिया इज अ फेडरल, ऐसा कुछ सुना है आपने? ठीक है। तो जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा, फिर वो डायरेक्ट टैक्स हो, GST हो, कोई भी हो, वो रेवेन्यू किसको मिलेगा, इसका क्लैरिटी होना जरूरी है, इसलिए बनाया गया आर्टिकल 246। तो गाइस, आर्टिकल 246 का काम क्या है? एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो अपन जो भी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो आज अपन जानेंगे कि रेवेन्यू किसका है सर ये, क्योंकि इनकम टैक्स तो पूरे इंडिया लेवल पे कलेक्ट होता है, मिलता किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, किसको मिलता है? काफी लोगों को पता रहेगा, किसी को पता है? एनीवन गेस करना चाहेंगे? नहीं, मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं, अभी अपन GST से बाहर है, इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, करेक्ट है। तो इनकम टैक्स किसको मिलता है? सेंट्रल। एंड CGST HGST भी आपने सही कहा, CGST सेंट्रल गवर्नमेंट, HGST एकदम करेक्ट है। बट अभी अपन GST पे फोकस नहीं कर रहे पूरा, क्योंकि क्या है बताता हूँ, GST का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है थोड़े अलग है, तो मैं मिक्स करके पढ़ाऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो नाउ लेट्स फोकस ओनली ऑन डायरेक्ट टैक्स पार्ट। GST का जो पहला सेशन होगा ये वापस मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, बट थोड़ा अलग स्टाइल से, क्योंकि GST का जन्म 2017 में हुआ है।
तो उसके बहुत सारे अपने को लॉजिक समझना है, बहुत सारी चीज़ें बाद में देखेंगे। तो ये तीनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक आधा 1-2 मार्क के लिए थ्योरी क्वेश्चन आता है कि राइट अ नोट ऑन आर्टिकल 246। तो आर्टिकल 246 क्या करता है? एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक एनी डाउट? ऑनलाइन ललित यू आर राइट, करेक्ट लिखा है। तो बोलो अपना इनकम टैक्स किसका रेवेन्यू है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक है, अभी फोकस करना है आर्टिकल 246। ये नोट्स पे मैंने दिया है तो अभी अपने को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जब नोट्स पढ़ूंगा तो ये सब कॉपी चीजें नोट्स में लिखी है, बस मैं एक बेस क्रिएट कर रहा हूँ। अभी अपना पढ़ाई चालू नहीं हुआ है, नेक्स्ट सेशन से होगा। इसलिए देखो मैंने नोट्स यूज किया कि अभी तक मेरे को फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए 2 दिन लगते हैं, है ना, कि आपको पहले सब्जेक्ट क्या है पहले समझना पड़ता है, इसलिए घाई मत करो। ओके, नाउ अभी आर्टिकल 246 में है शेड्यूल 7। इसके 3 पार्ट है, शायद ये भी आपने किधर ना किधर पढ़ा रहेगा। किसी ने पढ़ा ये? गुड, सबको पता है। तो लिस्ट 1 में क्या है? करेक्ट, इसमें जो भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस है बोलो किसको मिलेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेंगे। एंड अपना इनकम टैक्स लिस्ट 1 में आता है। काफी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया था, बट जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं। तो अपन जो भी इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने जा रहे हैं, बताइए रेवेन्यू किसका है? कौन से गवर्नमेंट का है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। किसको मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। कलेक्ट कहीं पे भी हो, अल्टीमेटली इट गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अच्छा, इसका एंट्री नंबर है 82। यस शांभवी, यू आर राइट, करेक्ट है। अच्छा, इसका एंट्री नंबर है 82। इसमें क्या लिखा है देखो, एंट्री नंबर 82, एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू लेवी टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। अदर देन, हाँ। अच्छा, अभी कितने लोगों ने सुना है कि एग्री इनकम पे टैक्स नहीं लगता है? गुड, तो आज अपन डिटेल में देखेंगे। करेक्ट, आपने सुना है एग्री इनकम पे टैक्स नहीं लगता है क्योंकि उस पे टैक्स लगाने का पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, विच कम्स इन लिस्ट 2। बट एट प्रेजेंट किसी भी स्टेट में हिम्मत नहीं कि फार्मर के ऊपर टैक्स लगाए, इसलिए देयर इज नो टैक्स ऑन एग्री इनकम एज ऑफ नाउ। आगे का अपने को नहीं पता। तो ये पावर है क्योंकि वो देखो कितना जबरदस्त अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ है। उनको पता था कि इसके ऊपर डिस्प्यूट अराइज होने वाला है, तो ये पावर किसको दे दिया? स्टेट को। तुम्हारा देखो क्या करना है, हमको तो फार्मर से टैक्स नहीं चाहिए, तो ये इस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा ये डिसाइड कौन करेगा? स्टेट। बट स्टिल व्हाट इज द पोजीशन एट प्रेजेंट? टैक्स एप्लीकेबल है या नहीं है? है या नहीं है? कंफर्म, लॉक किया जाए। ठीक है, तो नहीं है, तो अभी एग्री इनकम पे टैक्स नहीं है। अपने को पढ़ना है, अपने सिलेबस में 3rd चैप्टर में एग्रीकल्चर इनकम है कि एग्जैक्टली एग्री इनकम होता क्या है इनकम टैक्स के हिसाब से। बट कब नहीं है? वो एग्री इनकम इनकम टैक्स के हिसाब से होना चाहिए। अगर वो एग्री इनकम नहीं है तो फिर तुमको मिला तो हमको भी चाहिए, ये गवर्नमेंट ऐसा बोलता है, तुमको इनकम मिला तो हमको भी चाहिए। तो ये अपने को पहले डिफाइन करना पड़ेगा, व्हाट इज एग्री इनकम एज पर गवर्नमेंट। वो है तो टैक्स मत दो, वो नहीं है तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो बाद में देखेंगे अपन। ठीक है, सो एंड अपना जो इनकम टैक्स एक्ट अपन पढ़ने वाले हैं वो कब बना है? 1961 में बना है। कब बना है? उसके पहले भी था, उसका हिस्ट्री मैंने नोट्स में दिया है। तो अपन जब नोट्स पढ़ेंगे तो ये मैं हिस्ट्री बढ़ाने वाला हूँ, बट उसमें कोई क्वेश्चन आता नहीं है। सी, मैं आपको अननेसेसरी कुछ भी चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा जो रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अपना कंटेंट बहुत हैवी है। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर 8 घंटा डिस्कस कुछ मतलब नहीं। मेरे को पता है कि एग्जाम में आता ही नहीं है। हिस्ट्री पे क्या क्वेश्चन आएगा? 10 साल के पेपर निकाल के देख लो, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो अपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्लस जो आपको पर्सनल लाइफ में फायदा होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन पे चलना है। नॉलेज के लिए तो मैं आपको ये सब्जेक्ट 1 साल पढ़ा सकता हूँ, बट मतलब नहीं ना, जो रिलेवेंट नहीं है कुछ भी पढ़ा के मतलब नहीं, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो वो हिस्ट्री अपन बेसिक लेवल पे देखेंगे, पर ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा मैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो कौन सा एंट्री नंबर है? 82। इस पे 2 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन आता है, नोट्स में दिया है, लिखो मत, बाद में आपको घर पे पढ़ना है। तो 2 मार्क के लिए आपको क्या क्या लिखना है? आर्टिकल 246 लिखना है, लिस्ट 1 लिखना है, और एग्री इनकम का स्टेटस क्या है, 3 चीज़ें लिखना है। 2 मार्क मिल जाते हैं। ये भी 10 में से 1-2 बार ही आता है, 10 साल में 1-2 बार। पेपर आपके पास है, आप देख सकते हैं। ठीक है, नाउ अभी ये एक्ट जो अपन पढ़ने वाले हैं ये है 1961। ठीक है, बट अपन अमेंडेड एक्ट पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले अपन? अमेंडेड एक्ट
अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 24, मैंने कल भी शायद कहा था। तो आप सबके लिए कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है? फाइनेंस एक्ट 24। लिसन केयरफुली, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एज ए स्टूडेंट वी आर ऑलवेज 1 ईयर बिहाइंड। अभी फरवरी में जो बजट आएगा 2025 में, वो फाइनेंस एक्ट 25 आएगा, वो आपके लिए नहीं है। अगेन आई रिपीट, वी आर 1 ईयर बिहाइंड। तो आप प्लीज आपके नोटबुक में लिख लो फाइनेंस एक्ट 24, सब लोग लिखो कि आपने को कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है, लिख डालो फाइनेंस एक्ट 24। तो अपन जो भी पढ़ने वाले हैं, तो आपका जो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल आएगा उस पर क्या लिखा होना चाहिए? अमेंडेड एज पर फाइनेंस एक्ट 24। अगर 23 लिखा है मतलब वो अपने काम का नहीं है, क्योंकि उसमें से पुरानी चीजें दी है। क्लियर है? एंड आने वाला भी अपने लिए अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये फाइनेंस एक्ट 24 किन के लिए एप्लीकेबल है? जिनका एग्जाम जून 25 दिसंबर 25 उनके लिए एप्लीकेबल है। मैं आपको एक बार बता देता हूं, ताकि अपन जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, ये छोटे छोटे डाउट्स अपने को नहीं आने चाहिए। तो बताइए अपने को कौन सा एक्ट पढ़ना है? मतलब अपना इनकम टैक्स एक्ट तो है 1961 ही है, उसमें कोई डाउट नहीं, बट अमेंडेड बाय करेक्ट, अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 24। ये कब कब एप्लीकेबल है? जून दिसंबर 25 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, हाँ कोई बोलते सर मेरा एग्जाम जून दिसंबर 26 के लिए है, तो फिर मेरे लिए फाइनेंस एक्ट 25 एप्लीकेबल है, जो आने वाले फरवरी 25 को आएगा, है ना। 1 फरवरी 25 ये बजट का डेट रहता है। हमेशा 1 फरवरी को ही बजट डिक्लेयर होता है। बस इस साल वो इलेक्शन था इसलिए 2 बार हुआ, है ना। अदरवाइज तो अभी जो बजट आएगा कब होगा? 1 फरवरी से होगा, और वो एप्लीकेबल होता है 1 अप्रैल से। कब होता है? तो 2 महीने का समय दिया जाता है। क्यों? ताकि बिजनेसमैन को टैक्स प्लानिंग करने के लिए समय दिया जाता है। सी आप और मैं थोड़े टैक्स भरते हैं, कंपनी लाइक TCS, रिलायंस, वो कितना टैक्स भरता है आपको पता है क्या? एनी गेस? TCS ने कितना टैक्स, इनकम टैक्स पे किया रहेगा? कैन यू गेस? एनी वाइल्ड गेस करो ना। अरे आंसर देने में क्या है, बोलने के लिए क्या है? तुम बताओ, तुमने एक भी आंसर नहीं दिया। अरे एनी गेस करो, थोड़ी तुमसे अमाउंट बोलो ना मैडम। यू गेस 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, ठीक है, यस तुम गेस करो। अरे कुछ भी बोलो ना, डरने की इसमें बात क्या है? ऑनलाइन इन करोड़, अमाउंट बोलो मैडम। इन करोड़ मतलब इन्फिनिट करोड़ भी हो सकता है। ऑनलाइन प्लीज गेस करो कितना टैक्स दिया रहेगा, गूगल करके मत देखना। हाँ बोलो 10 करोड़, ओके। और 5 करोड़, यस मैडम। थोड़ा ऊपर सोचो, 25, यस मैडम। 100 करोड़, 75 करोड़, यस मैडम। 80 करोड़ मैडम, 100 करोड़, ओनली 9000 करोड़। गूगल करना, ओनली बोलने का आपको दर्द कम होता है। आप समझ पा रहे? प्लीज ये मैं जो चीज़ बता रहा हूँ गूगल करना है। मैंने 2 चीज़ें आपको होमवर्क के लिए दी है। एक, कितने रिटर्न इंडिया में फाइल हुए वो चेक करना है, डिटेल नोट है, और वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पब्लिश किया, मेरा नहीं है वो। तो वो गलत है तो मैं बोल रहा हूँ वो भी गलत है ना। वो उन्होंने बताया था कि ये इंडिया की हालत है, इतने लोग नील रिटर्न फाइल कर रहे, कैसे देश आगे बढ़ेगा? अच्छे दिन कब आएंगे? कभी नहीं आएंगे। मतलब अगर ऐसा होता रहे तो, ठीक है ना। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है? जस्ट सर्च करो, आपके लिए जो आपको कंपनी पसंद है ना, सर्च करना है कि इनकम टैक्स TCS ने लास्ट ईयर कितना पे किया, तो अराउंड 9-10 हज़ार करोड़ के आसपास आएगा। रिलायंस ने कितना दिया? 15,000 करोड़। तो दे आर पेइंग टैक्स इन 1000 करोड़। आप तो 10, 20, 50 करोड़ पे फंस गए। 100 करोड़ हाईएस्ट कोई तो गया था। तो सोच को बदलो, अभी बड़ा सोचो। अभी अपन बात करेंगे मल्टीपल करोड़ में, मतलब 1000 करोड़ प्लस की बात करेंगे अपन। तो अभी बताओ, तो अपने लिए मेरे लिए टैक्स प्लानिंग बहुत छोटी बात है, इन लोगों के लिए कितना बड़ी बात है। अगर वो 5% भी टैक्स बचाते हैं बाय डूइंग टैक्स प्लानिंग, दोस्तों 10,000 करोड़ का 5% इज 500 करोड़, विच इज टर्नओवर ऑफ मेनी कंपनीज। इसलिए 2 महीने का समय उनको दिया जाता है, सो दैट वी कैन एनालाइज द बजट। मेरे भी काफ़ी सारे क्लाइंट है जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है, तो जैसे बजट आता है मेरे को प्रेजेंटेशन करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि सर दीज आर द नेक्स्ट ईयर टैक्स प्लानिंग फॉर यू।
तो जो लोग ज़्यादा टैक्स पे करते हैं हमको उनके लिए टैक्स प्लान करके देना पड़ता है कि ऐसे ऐसा करो, ऐसा आपको फ़ायदा होगा, इसलिए 2 महीने का गैप रहता है। ये चीज़ आपको गूगल पे नहीं मिलेगी, आप ट्राई कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा कि 1 फरवरी क्यों, 15 फरवरी क्यों नहीं सर, मेरा बर्थडे रहता है उस दिन। 31 मार्च क्यों नहीं, 1 अप्रैल से तो अप्लाई होगा ना। अरे लोगों को टाइम ही नहीं मिलेगा टैक्स प्लान नहीं करने के लिए। एंड गवर्नमेंट बजट आपके मेरे हिसाब से नहीं बनाती है। अपन क्या टैक्स देते हैं, लाख 2 50 लाख, वो 10-10 हज़ार करोड़ टैक्स दे रहे। दे आर द रनिंग एंटायर नेशन, दे आर पेइंग टैक्स। बड़े बड़े कॉर्पोरेट से 10-10 15 हज़ार करोड़ टैक्स देते हैं। गूगल पे सर्च करना, आज घर पे रील देखने की जगह ऐसे ऐसे मत करना, गूगल पे सर्च करना, कंपनी के नाम टैक्स पेड बाय इन्फोसिस इन लास्ट ईयर, सर्च करना। अमाउंट 5000 करोड़ के ऊपर ही होगा, 8-9 हज़ार करोड़ तो आराम से है, इतना टैक्स वो दे रहे हैं। तो इसलिए उनके लिए 2 महीने का समय दिया है। तो ये क्लियर हो गया अभी। तो इसके आगे अपन बोलो कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं सब लोग ऑनलाइन? फिनेंस एक्ट 24, 23 अपने लिए एप्लीकेबल नहीं है, 25 भी एप्लीकेबल। इसके अगर ये क्वेश्चन आता है आने वाले 4 मंथ्स में तो 2000 प्लस 18% GST फाइन ले लूंगा, है ना। आज ही बता दिया, लिख कर दिया है अपने लिए। फाइनेंस एक्ट 24 है, 23 के बुक अपने काम के नहीं है, 25 के भी नहीं है। 25 भी इनके लिए काम का है, हाँ, बट आपका तो जून दिसंबर में क्लियर हो जाएगा, तो आपके लिए 25 एप्लीकेबल नहीं है। और वो हाँ, और एक बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, सर वो डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है। भाई तुम टेंशन मतलब, मैं यहाँ पे हूँ ना फैकल्टी, वो मेरा प्रॉब्लम तुम्हारा प्रॉब्लम है क्या? नहीं, तो डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा वो तुम्हारे लिए नहीं होगा, और वो आएगा नहीं। वो 10 साल से बोल रहे हैं, 10 साल से अच्छे दिन आएंगे, आए क्या? तो फिर क्या है, तुम टेंशन मत लो। तो ये बच्चों का बहुत प्रॉब्लम है, जो चीज़ें हैं ना उस पर बहुत फोकस करते हैं। सर वो कुछ तो भी होने वाला है, अभी वो ऐसे कल गिरने वाला है, अभी गिरने तो दो, अभी तुम क्यों सोच रही हो? कल गिरेगा वो, तुम अभी टेंशन मत लो, जब गिरेगा तो देखेंगे, है ना। तो थोड़ा कल इधर बैठना, नहीं वो क्या उसका स्क्रू निकला एक, तो कभी भी गिर सकता है। नहीं मजाक कर रहा हूँ मैडम, मत बैठा। देखो अभी मैंने ऐसे क्या होता है, झूठ पे इमीडिएटली लोगों का विश्वास बैठता है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ऐसे अफवाह मार्केट में आते रहते, डायरेक्ट टेस्ट कोड आने वाला है, धपाधप मैसेज है, सर क्या होगा हमारा? कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ ना यहाँ पे, और तुमसे पहले मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को पढ़ना पड़ेगा सब, सो डोंट वरी, है ना। बड़ा प्रॉब्लम इधर है तो मैं हूँ ना, बस ठीक है। तो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने लिखा है, और थोड़ा घाई मत करो, एक एक चीज मेरे को बताने को टाइम लगता है, सभी नई चीजें है। ओके, अभी इनकम टैक्स पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, ठीक है, वो बता देंगे अपन। अभी देखो ये जब टैक्स अपन पढ़ेंगे, इसमें ओनली 298 सेक्शंस है, एंड सब सेक्शन मिला के होंगे अराउंड 600-800 होंगे। बट आपको नहीं पढ़ना है, वही तो बता रहा हूँ। देखो डर गए कि नहीं, मैं एक्ट की बात कर रहा हूँ, आपको पढ़ना है क्या? कल ही मैंने आपको कहा कि मैं आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन का लिस्ट दे रहा हूँ, है ना। अभी ये लॉ में लिखा है, मेरे को बताना तो पड़ता है ना फिर। तो ये जब अपन सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना, इतने सारी चीजें उसमें लिखी है। ये जो लॉ पढ़ने जा रहे हो, इसमें आपको पहले आप क्या सीखेंगे, टोटल इनकम कैसे निकाला जाता है। सेकंड, सबसे बुरी बात, टैक्स कैसे देना है, वो भी सीखेंगे आप। तीसरी, आप जब रिटर्न फाइल करते हैं ना, उसका असेसमेंट कैसे होगा। जैसे पेपर का इवेल्यूशन होता है ना, तो आप लोगों ने जो रिटर्न फाइल किया है उसमें कहीं झोल तो नहीं किया है, इनकम गायब तो नहीं कर दिया है ना, तो गवर्नमेंट देखती है, उसको बोलते हैं असेसमेंट। फिर अगर उनको लगा कि तुम झोलबाज नंबर 1 हो, तो तुमको लव लेटर आता है, मतलब शो कॉज नोटिस, कि भाई तूने ये क्या किया, 20 लाख का गफला किया है। तो तुमको लगता है कि नहीं मैं तो हरिश्चंद्र हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो फिर तुमको चैलेंज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज अपील। अपील मतलब व्हेन यू बिकम एग्रीड पार्टी यू कैन चैलेंज, बट ये पार्ट आपको सिलेबस में नहीं है, अपील एंड पेनल्टी नहीं है। अपने को 2 ही पहले का प्रोसीजर फॉर असेसमेंट बहुत बेसिक लेवल पे है। तो अपना जो सिलेबस है, एक्ट में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड पेनल्टी कब लगता है, अगर आपने झोल किया है तो अलग अलग लेवल की पेनल्टीज है। इनकम टैक्स इवेजन किया है ना, जैसे अभी मेरे पहचान के है, देयर इन टू क्रिप्टो करेंसीज, है ना, तो उनके ऊपर ईडी का रेड हुआ है, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट का, क्योंकि वो क्रिप्टो करेंसी इंडिया के बाहर इधर उधर जाता है ना, तो उनके घर में 5 करोड़ कैश मिला है, इतना बहुत सारी चीज़ें मिली। उनको फोन आते कि विपुल भाई क्या होगा, बोला कुछ नहीं अंकल, 300% का पेनल्टी है। कितना है? हाँ, मतलब सपोज आपका 10 करोड़ इलीगल इनकम निकला, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उस पर 3 करोड़ टैक्स, उसका 300% पेनल्टी, 9 करोड़ 12 करोड़ देना है।
मतलब इनकम कितना गायब किया, 10, एडिशनल 2 करोड़ जेब से गए। उन्होंने पेनल्टी इतना रखा कि डर के मारे कोई चोरी करने का सोचेगा नहीं, बट कब पकड़े गए तो ना, तब तक चलने दो। तो क्लाइंट पूछते हैं सर हमने टैक्स में झोल करना चाहिए नहीं। मैं सबको तो देखो, इंडिया में चोरी करना पाप नहीं, पकड़े जाना प्रॉब्लम है। जिस दिन गवर्नमेंट तुम्हारे पास आएगी इतना मतलब पूरा बैंड बजा के जाते, फिर जब तक नहीं आ रहे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जिस दिन आएंगे मैदान साफ, मतलब जो तुमने कमाया सब निकाल के लेके जाते हैं। ये अगर तैयारी है, बट एक फायदा है, तुम फेमस बहुत फास्ट बन जाते हो, एकदम फेमस ना। अब वो जो मेरे पहचान के पूरे फेमस हो गए ना, ईडी का रेट पड़ा है, तो बोला बहुत जाएंगे, मतलब वो पेनल्टी वगैरह अभी पता नहीं वो कैसे करेंगे असेसमेंट, बट बहुत अमाउंट जाता है। एनीवेज, सो ये है पेनल्टीज की, क्या क्या पेनल्टीज है, टैक्स इवेजन क्या तो क्या होगा वो सब दिया, बट आप देखो सिलेबस में नहीं है। एंड इसमें अमेंडमेंट कौन लेके आएगा, फाइनेंस एक्ट। कौन लेके आएगा, फाइनेंस एक्ट, ठीक है ना। आज का एक लास्ट डेफिनेशन बेसिक बता दो, फिर अपन रुक जाएंगे, डोंट वरी। इनकम टैक्स कहाँ पे एप्लीकेबल है, संभल के बैठना, पानी है थोड़ा तो ऑनलाइन आप भी थोड़ा लैपटॉप संभल के, पानी खराब ना हो जाए लैपटॉप, उस पर रेनकोट वगैरह रख देना कुछ। तो अपन देखेंगे डेफिनेशन ऑफ इंडिया, है ना। इनकम टैक्स कहाँ पे एप्लीकेबल है, यस। तो आइए देखते हैं इंडिया का मतलब क्या। आपने कभी पढ़ा है इंडिया का डेफिनेशन किसी लॉ में, क्या आपको कभी नहीं? ठीक है मैं पूछ रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं कोई क्वेश्चन आपको नहीं पूछने वाला हूँ। अच्छा ये अभी चल नहीं रहा है, वेरी गुड, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अभी चल नहीं रहा है, इसको मैं ठीक करा के लेके आता हूँ। हाँ ये दिख रहा है आपको, तो ये है डेफिनेशन ऑफ इंडिया। अभी आपको बेसिक लेवल पे पढ़ाता हूँ, कल अपन देखेंगे। लास्ट पॉइंट आज का छोड़ रहा हूँ, डोंट वरी, और अपन ने आज कुछ पढ़ा है जिससे अपन डिस्कशन ही कर रहे हैं। तो गाइस ये है इंडिया, मेरे डायग्राम पे फोकस मत करना, क्योंकि मैंने अगर इंडिया बना दिया तो पता नहीं कौन सा देश बन जाएगा, तो प्लीज़ भावनाओं को समझो, है ना, डायग्राम पे मत जाओ। सो ये है अपना इंडिया, एज्यूम करो, इसको बोलते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया, है ना। आप मैप इमेजिन करना इंडिया का, तो ये है मैप मेरा वाला, ठीक है। नहीं मैंने बनाया तो क्या होगा, कौन सा देश बन जाएगा ना, और ये ऐसे मैप गलत बनाना अलाउड नहीं है, तो इसलिए केस हो जाएगा मेरे ऊपर, सिलेबस इनकम्प्लीट रहेगा। सो तो इसलिए, तो ये है बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंडिया। अभी इंडिया में क्या क्या इंक्लूड है, इंडिया में सबसे पहले इंक्लूड है 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। मतलब आपने मैप देखा रहेगा ना, तो इंडिया के मैप के बाजू में जहाँ जहाँ पे आपको पानी दिख रहा है, सुना है ना आपने गाना, ब्लू है पानी पानी, बस वही। तो ये जो पानी दिख रहा है इसको इंडिया में माना गया है। अभी मैंने डायग्राम में यहाँ पे बनाया, मतलब उस साइड भी पानी हो सकता है, कुछ भी क्वेश्चन मत पूछना, है ना, कि सर उधर का पानी क्या है। अरे बाबा यहाँ एकेडमिक्स है, नहीं लास्ट टाइम बैच ने क्वेश्चन पूछा था सर व्हाट अबाउट वाटर ऑन दिस साइड, अरे उधर भी है, ये तो एकदम मतलब बंदूक लेके बैठा है। तो ये एग्जाम्पल है कि दोनों तरफ पानी है, एग्जाम्पल देने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो 12 नॉटिकल माइल है पानी, इसको भी इंडिया का पार्ट माना गया है। अभी अपन रीजन समझते क्यों, इसका मतलब है इस रीजन में भी अगर आपने कुछ इनकम अर्न किया, वो क्या है वो भी बताता हूँ, तो आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। तो पहले अपन लॉजिक समझते हैं, उसके पहले समझते हैं व्हाट इज 1 नॉटिकल माइल, है ना। तो ये डिस्टेंस जो है, तो 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.853 किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेटली। तो अगर आप 12 को मल्टीप्लाई करते हैं विद दिस फिगर, इट कम्स अराउंड 22 किलोमीटर्स। आप ट्राई करके देख सकते हैं, 12 इंटू 1.853, इस आपके लिए है मैडम, आपके लिए है। चाहे तो व्हाट्सएप में से इनविटेशन भेजता हूं, करेक्ट ना, अराउंड 22 किलोमीटर आ रहा है, और कैलसी लेके आना है दोस्तों, है ना। तो अराउंड 22 किलोमीटर तक का जो पानी है वो इंडिया में माना गया है, माना गया है, ठीक है। अभी ऐसा क्यों, उसका लॉजिक बता रहा हूं। हाँ ये आपको गूगल यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, आप ट्राई कर लेना घर पे, बट बता रहा हूँ कि क्यों ऐसा, क्यों 12, इसका लॉजिक क्या है देखो।
क्या है गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा ये। अच्छा, ये लॉजिक जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, इस पे एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते। तो इंडिया का डेफिनेशन में 3 घंटे आप कैसे डिस्कस कर सकता हो, बट बताइए ये एग्जाम में आता नहीं तो कुछ पॉइंट है 3 घंटे डिस्कस करके। तो अगर वैसे करना तो मेरे को बता देना, मैं कोर्स 350 घंटे का कर दूंगा, है ना। तो अपन बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, आप टेंशन मतलब पढ़ में अन्य से चीज़ें आपको नहीं पढ़ाऊंगा। ये डेफिनेशन बहुत बड़ा है, मैं 3 घंटे नहीं 4 घंटे डिस्कस कर सकता हूँ, बट जो एग्जाम में आएगा नहीं, इसलिए मैं आपको पूछूंगा। अगर आप बोले पढ़ाओ तो अपन 3 घंटा पढ़ते बैठते हैं, है ना। चलो, तो अभी ये लॉजिक समझो कि सर ये पानी इंक्लूड क्यों किया गया, मतलब इसकी ज़रूरत क्या है। एक सिंपल एग्जाम्पल से देखो, लेट्स से दिस इज साउथ पार्ट ऑफ इंडिया। जैसे यहाँ पे अपना है मुंबई, बराबर है क्या, देन गोवा रहेगा, देन यहाँ पे नहीं बीच में कर्नाटक रहेगा, कर्नाटक रहेगा एंड गोवा रहेगा। ऐसे ये अपना साउथ पार्ट है। क्या हो गया, चेंज हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, नहीं ना, हाँ ठीक है, ओके, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अभी इसके बाहर क्या है, ब्लू है, पानी पानी है ना, दिस इज ऑल, है ना। हाँ, अभी देखो, अगर 12 नॉटिकल माइल नहीं होता इंडिया के डेफिनेशन में, देन क्या होता है समझो आप। अभी जब भी कोई शिप मुंबई से कर्नाटक जाएगा या गोवा जाएगा, ये इंडिया के बाहर से जाएगा। शिप एक्सप्रेस हाईवे से तो नहीं जा सकता, तो शिप को जाने के लिए बाहर से जाना पड़ेगा। अरे बता रहा हूँ मैं, लॉजिक बता रहा हूँ, वही समझेंगे नहीं ना। नहीं, कुछ लोग क्या क्लास में बहुत सीरियस होकर बैठते हैं, जैसे मैं कोई प्रवचन दे रहा हूँ तो उनको थोड़ा, मैडम इतना टेंशन लेके क्यों बैठे है ना, इतना टेंशन मत लो, है ना, घर पे जाके भूल जाना है। नहीं, वो एकदम टेंशन लेके बैठी कि सर अभी क्या कुछ संस्कृत में पढ़ा रहे हैं, एकदम सिंपल है, ध्यान दो, ठीक है, ओके। सो अभी इमेजिन करो, अगर ये 12 नॉटिकल डेफिनेशन नहीं होता इंडिया का पार्ट, तो जो लोग मुंबई से गोवा जाते या गोवा से मुंबई जाते बाय शिप, बात कर रहा हूँ, वो इंडिया के बाहर से जाते। मतलब तुम इंडिया के बाहर गए, एक्सपोर्ट हो गया। अभी मुंबई गोवा आप बोलेंगे एक्सपोर्ट कैसे हो गया, फिर वापस गोवा मुंबई इंपोर्ट हो गया, ये प्रॉब्लम क्रिएट होता। इसलिए गवर्नमेंट को 12 नॉट, ये वन ऑफ द लॉजिक है, बहुत सारे लॉजिक से। एज आई सेड आई कैन डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट फॉर 3 आवर्स, बट देयर इज नो यूज, क्योंकि आपको इतना डीप में जाने की जरूरत। इस पे लास्ट 10 साल के स्कैनर देख लो, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। मतलब जो पढ़ रहे उसी में से क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज इंडिया 15 मार्क के लिए नहीं आने वाला, 2 मार्क के लिए आने वाला है। 2 मार्क के लिए जो पढ़ा रहा हूँ मोर देन इनफ है। तो इसलिए 12 नॉटिकल माइल को इंडिया में कवर किया गया, और उसमें हवा, पानी और पानी के अंदर का जमीन भी कवर किया गया है। सो तीनों चीजों को कवर किया है, हवा, पानी, पानी के अंदर जमीन। अभी क्वेश्चन आता है, सर हवा क्यों कवर किया, वहां पे कौन सा एक्टिविटी, पानी में तो ठीक है, नेविगेशन सर्विसेज। जब भी फ्लाइट बाहर से इंडिया में आता है, पायलट वो खिड़की उड़ नहीं देखता कि कहाँ पे है अपन, अलाउड नहीं है उसको, एयरपोर्ट नहीं दिखता नीचे, तो उसको नेविगेशन सर्विस दी जाती है। अब सोचो पायलट ने अगर खोल के देखा, सुबह तो दिखेगा, रात को पता नहीं किसी के टेरेस पे लैंड कर देगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाएंगे। इसलिए उसको नेविगेशन सर्विस दी जाती है, तो उससे जो इनकम आता है वो इंडिया में टैक्सेबल होगा, है ना। पानी के ऊपर फिशिंग सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज की जाती है, वो अपन आगे देखेंगे, बताऊंगा मैं। पानी के अंदर ऑयल वेल बनाए जाते हैं। आपने टीवी पे देखा रहेगा, रिलायंस की रिफाइनरीज देखो पानी में, देखा रहे ONGC, रिलायंस, तो उनके लिए वो है, वो ऑयल वेल अंदर बनाए जाते हैं, वहाँ पे ड्रिलिंग का काम किया जाता है। बट अगेन आपने को इतना डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब भी आप परेशान हो जाएंगे, जब भी आपको लगता नहीं कि अपना पढ़ाई नहीं हो रहा है, घर पे कुछ मन नहीं लग रहा है, आ जाओ, मैं आपको इंडिया 3 घंटे पढ़ा दूंगा, फिर आप बोलेंगे इससे अच्छा मैं पढ़ता हूँ, इंडिया पढ़ने से अच्छा मैं पढ़ता हूँ। तो ये ऐसे ही करना है, ध्यान रखो। जब भी आप बोर हो जाएंगे ना कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है ना, ये जीवन वेस्ट है, क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो जो चीज़ पसंद नहीं वो करना है ना, जिससे आप परेशान होते हैं, फिर आपका फोकस इस पर शिफ्ट हो जाएगा। तो जब भी बोलेंगे सर टैक्स का पढ़ाई नहीं हो रहा है, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो मेरे को बता देना। अपन एक शाम को रखेंगे 6 to 9 सेशन, 3 घंटे का, 3 घंटे लगेंगे पढ़ाने के लिए, है ना। एंड फिर आपको पूरा कॉन्सेप्ट में बता दूंगा, डेफिनेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ओके, करेक्ट है। तो ये था डेफिनेशन ऑफ इंडिया का आज का फर्स्ट पार्ट, बाकी अपन कल देखेंगे। बस 2 मिनट रुकना, एक बार अपन रिवाइज करते हैं आज अपन ने क्या क्या देखा है। आज के नए पॉइंट्स बताता हूँ, ज़्यादा डिस्कस नहीं, मैं अभी बेसिक लेवल पे हूँ। पहला अपन ने देखा, जो आज का मेन पॉइंट एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूँ अभी,
रिग्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव आपको लर्न करना है. व्हाट इज रिग्रेसिव? आपके ऊपर लगने वाला जीएसटी. इनकम सबका अलग है पेरेंट्स का, लेकिन द क्वांटम ऑफ जीएसटी इज सेम. पॉइंट नंबर 1. देन ये था रिग्रेसिव एंड इनकम टैक्स इज है. हाँ, अंबानी का एग्जांपल, जैसे इनकम बढ़ेगा टैक्स का लायबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा. आज आपको गूगल पे चेक करना है, आप गूगल पे सर्च करना ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 टॉप 10 कंपनीज विथ रेवेन्यू एंड टैक्स. आपको उनका रेवेन्यू दिखेगा और टैक्स, एंड आप ऑब्जर्व करना कि जहाँ पे रेवेन्यू ज़्यादा दिख रहा है वहाँ पे टैक्स भी ज़्यादा लग रहा है. तो ये था 2 मार्क के लिए आ सकता है. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कहा कलेक्शन. कौन सा कलेक्शन करना आसान है? जीएसटी का कलेक्शन करना आसान है, क्योंकि सामने वाले को पता ही नहीं चलता है. डायरेक्ट टैक्स पता चलता है कि मैं टैक्स दे रहा हूँ, तो वो प्रॉब्लम है. फिर क्या देखा अपन ने? नया पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन देखा. कितने आर्टिकल देखे अपन ने? 3 आर्टिकल, 265, 245 एंड 46. पहला आर्टिकल कौन सा था? 265. क्या करता है वो? करेक्ट. लेवी करने का अधिकार गवर्नमेंट के पास है, अपने पास नहीं है. सिंपल. आर्टिकल 245, इट एम्पावर पार्लियामेंट टू मेक लॉ. एंड 246, बाइफिकेशन ऑफ रेवेन्यू, है ना. लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, उसमें जो भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस है किसको मिलते हैं, वो भी लिस्ट अपन पढ़ने वाले. अपना इनकम टैक्स लिस्ट 1 में आता है, अभी इतना इनफ है. लिस्ट 2, हाँ, उसके एग्जाम्पल मैं बाद में आपको दूंगा जैसे अपन आगे जाएंगे. ये नोट्स में सब कुछ दिया, ये दोनों जो मैंने पढ़ा है ये नोट्स में है, बड़े उसके पहले का मैं बेस क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि नोट्स में अपने को और एक्स्ट्रा पढ़ना है इसमें. ठीक है. अच्छा, व्हाट अबाउट एग्री इनकम? एग्री इनकम पे टैक्स है क्या? नहीं है, बट वो पावर किसको दिया है? बट उन्होंने अभी टैक्स. एंड लिस्ट 3 जहाँ पे सेंट्रल एंड स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं, ये अपन जीएसटी में डिस्कस करेंगे. बाद में अपन ने क्या देखा? लास्ट डेफिनेशन ऑफ इंडिया. इंडिया में टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड है, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर. वो इनडायरेक्ट टैक्स के लिए है. आपको पता रहेगा ना कि जम्मू कश्मीर के लॉ कुछ अलग होते हैं. कुछ सुना है क्या आपने? उसका मैं आपको लॉजिक बताऊंगा जीएसटी में, यहाँ पे नहीं बताऊंगा. बहुत जबरदस्त उसका स्टोरी है कि सर ये ऐसा क्यों होता है, जम्मू कश्मीर का कुछ अलग रहता है हमेशा. उसका बहुत भारी स्टोरी है, वो मैं आपको बताऊंगा. फिर पार्लियामेंट ने जो बोलते हैं ना कि ये कांग्रेस ने शुरुआत की इसकी, ये क्या बोलते हैं आपको उसका फील आएगा. एंड अभी इंडिया में अपन ने जस्ट डेफिनेशन डिस्कस करना स्टार्ट किया है. इंडिया इंक्लूड्स व्हाट? 12 टेरिटोरियल वाटर. बराबर है. हाँ, क्यों इंक्लूड हो? मैंने आपको एक सिंपल लॉजिक बताया, क्योंकि उसके बहुत सारे एक्टिविटी इंडिया के पार्ट है और उसमें हवा पानी जमीन तीनों इंक्लूड है. इज दिस क्लियर? चलो, तो गाइस थैंक यू सो मच. मिलेंगे अपन अभी नेक्स्ट सेशन में, एंड फिर वहाँ से और एक सेशन बेसिक लूँगा, फिर अपन नोट्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे. ठीक है, चलिए, थैंक यू एंड बाय बाय. ऑनलाइन बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद. अभी नेक्स्ट सेशन कब होगा? सैटरडे को. चलो बाय बाय, तब तक एंजॉय करो 2 दिन. बोलिए.